नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे। वो है प्लास्टिक सर्जरी की कहानी। ये शुरू तो बहुत पहले से होती है। इसको लगभग हम दो 2000 बीसी तक ले जा सकते हैं। लेकिन जो तथ्य सामने आए उससे ईस्वी सन पूर्व 1200 से लेके 600 तक का जो काल है, इसमें इस कहानी को और ज़्यादा प्रिसाइजली देखा जाता है। ये कहानी सुश्रुत की है। सुश्रुत जो सर्जरी का, शल्य का जनक कहा जाता है, इसी ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी भी इजाद की, जिसका नाम है आजकल प्लास्टिक सर्जरी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1000 साल बीसी में भी प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही अच्छी तरीके से की जाती थी। मतलब क्या होता था कि राजा लोग और जो भी अपराधी होते थे, उनको दंड देने के लिए उनके नाक काट दिए जाते थे, कान काट दिए जाते थे, उनको विद्रूप बनाया जाता था। ये एक तरह का ये था कि किसी भी राजा को पकड़ लिया तो उसको एक शिक्षा दी के छोड़ दिया जाता था। स्त्रियों को भी ऐसी शिक्षा दी जाती थी। और कभी कभी जैसे अभी भी हम देखते हैं, जैसे क्लेफ्ट पैलेट है, क्लेफ्ट लिप है, मतलब होठों का दुभंगना, पैलेट का दुभंगना, कान एक छोटा एक बड़ा होना, ऐसे भी बहुत सारे चीज़ें होती थी। तो वो क्या करते थे, वो वैद्यों के पास जाते थे, जो एक धन्वंतर संप्रदाय था। धन्वंतर मतलब जो सर्जरी करते थे। तो यम धन्वंतरीणाम अधिकारः, मतलब ये धन्वंतरी करने वाले, सर्जरी करने वाले लोगों का अधिकार होता था। वो इसकी, जैसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, उसी तरीके से बहुत ही अच्छी प्लास्टिक सर्जरी करके उनको वापस से जीने योग्य और दिखने योग्य बनाते थे। तो ये जो सर्जरी है ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन सुश्रुत ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से बताया भी है और वो करता भी था। अब हम आते हैं कि ये प्लास्टिक सर्जरी भारत से बाहर कैसे गई। पहले हमारे यहाँ बहुत बहुत प्लास्टिक सर्जरी, जैसे जिसको प्लास्टिक सर्जरी न कहते हुए शल्यकर्म कहा जाता था, वो बहुत ही कॉमन थी। करने वाले भी बहुत से वैद्य थे। तो ये कहानी अब आती है 1700 साल के बाद, मतलब ईस्वी सन 17वीं सदी। तो पूना में पेशवा का राज था। तो जो राजा पेशवा थे, वहाँ पे बहुत से अंग्रेज़ जो थे वो विजिटर्स एज अ मेहमान बन के आते थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ वैद्य हैं जो कि ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करते थे और वो नाक कान इनको ठीक करते थे। ये उन्होंने देखा। इसी दौरान दूसरे देशों में, जैसे ग्रीक है, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न होते थे। तो मान लीजिए जैसे नाक के लिए प्लास्टिक सर्जरी करनी है, तो वो क्या करते थे। अब ये होता ये था कि ये बहुत ही राजा महाराजाओं को ही करने के लिए होता था, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली था, ये बहुत ही महंगा था। तो एक चित्र आप शायद गूगल करके देख भी सकते हैं। तो क्या करते थे कि वो ये जो हमारी बाहु है, उसका एक फ्लैप निकाल के, उसकी त्वचा को निकाल के, चमड़ी को निकाल के नाक पे रखते थे और इस पूरे हाथ को ऐसा सपोर्ट दे के रख देते थे। और वो उसको जोड़ना पड़ता था, क्योंकि वहाँ से जो सर्कुलेशन है वो नाक की तरफ कंटिन्यूसली रहे। अब इसको इसी अवस्था में उसको दिन रात, मतलब सोते वक्त भी, जागते वक्त भी और हर काम में कम से कम 3 से 4 माह तक इसको रखा जाता था। तो हाथ सुन्न पड़ जाता था,
बहुत सा दर्द होता था और इसको एक तरह से बांध दिया जाता था पूरे स्टील से और इससे। तो इसको एक ही जगह पे रखने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती थी और ये फिर बाद में सक्सेसफुल भी नहीं होता था, नेक्रोसिस हो जाता था, कट करना पड़ता था और पेशेंट को बहुत सा तकलीफ होता था खाने में, पीने में, रहन सहन में, बोलने में। तो ये एक तरह का पनिशमेंट था कि प्लास्टिक सर्जरी लोग करते नहीं थे और करवानी पड़ी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। अब उन्होंने क्या देखा कि यहाँ के लोग उससे भी अच्छी सर्जरी करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ही अलग था कि ये कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने पूछा तो बोले कि हमारे यहाँ पे सुश्रुत संहिता है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है और हम उसी के अनुसार ये सर्जरी करते हैं। तो उन्होंने 2 वैद्यों को पूना से इंग्लैंड में लेके गए और उन 2 वैद्यों के साथ उन्होंने एक सुश्रुत संहिता को भी लिया, उसका उन्होंने अध्ययन भी किया और उनसे प्रैक्टिकली सीख लिया। फिर बाद में उसको प्लास्टिक सर्जरी कहा जाने लगा और फिर वो डेवलप हो गई। और उसमें एक बहुत ही ख़ास बात थी जो बाकी देशों में नहीं होती थी। इसमें क्या किया जाता था, ये जो सर के ऊपर का जो फ्लैप है उसको, या फिर गाल के ऊपर का फ्लैप है उसको, उसी को लेके, जैसे अभी सर का है जो, वहाँ से लिया और नाक पे लगा दिया तो सर्कुलेशन वहीं से वहीं हो जाता था और पेशेंट को सुविधा मिलती थी। इसको इस तरीके से सर्जरी करने के बाद उसके अंदर 2 ये नाड़ी डाले जाते थे जिससे उनको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और उसको ट्विस्ट करके फ्लैप पे लगा दिया जाता था। इस वजह से पेशेंट बहुत ही आसानी से फिर ये वापस डेवलप हो जाता था और इसका सर्कुलेशन कंटिन्यूस हो जाता था और कुछ ही दिनों में ये व्रणरोपण होके एक नई नाक के रूप में आ जाता था। तो ये जो थी ये सुश्रुत की देन है और इसको अभी आप देखेंगे तो इसी प्रकार से प्लास्टिक सर्जन लोग करते हैं। तो ये जो था ये 2000 BC से लेके आज तक वैसा का वैसा जैसे सुश्रुत ने बताया है वो वही प्रकार से अभी बाकी के एलोपैथ में इसका प्लास्टिक सर्जरी में उपयोग होता है। इसीलिए सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहा जाता है। वैसे उसको फादर ऑफ सर्जरी ही कहा जाता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी या फिर मोतीबिंदु जिसको हम बोलते हैं कैटरैक्ट, इसकी सर्जरी भी सुश्रुत ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताई है और ये अभी भी प्रचलित है। तो इनको भारत में बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जाता था और इसका बहुत ही अच्छा प्रभाव था। तो चरक, सुश्रुत, वाग्भट ये ग्रंथ है, ये एक स्पेशलाइजेशन से आते हैं। उसमें सुश्रुत जो है वो सर्जरी का जनक कहा जाता है और उसने बहुत सारी सर्जरीज की थी। आयुर्वेद में सर्जरीज है और ये बताने के लिए ही इस वीडियो का उद्देश्य है कि आयुर्वेद बहुत ही एडवांस है। हम कह सकते हैं कि ये 2000 साल आगे तक गया है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये लोगों तक पहुंचा नहीं है और अभी तो ये हाईजैक किया गया है। लेकिन हम फिर एक बार देखेंगे कि ये सर्जरीज और ये चिकित्सा प्रणाली ये बहुत ही अच्छी और एडवांस हो जाए। धन्यवाद। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगले बार मिलेंगे तो कुछ और रोचक तथ्यों के साथ आयुर्वेद के हम वापस प्रस्तुत होंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट्स भी लिखिए कि अगले बार आपको क्या देखना है। धन्यवाद।